प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में केरल के लोगों के दर्द को बताया देश का दर्द। कहा, आपदा के समय में पूरा देश खड़ा है उनके साथ। बौद्ध कॉन्क्लेव में आए विदेशी प्रतिनिधियों ने प्रदेश के बौद्ध स्थलों का किया दौरा। पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कहा, ये है हमारे लिए गौरव की बात। कानपुर नगर में आधार नंबरों में हेराफेरी कर गरीबों का हक हड़पने वाले कोटेदारों के खिलाफ जिलाधिकारी ने जांच के बाद दर्ज कराया मुकदमा। एशियाई खेलों में लगातार पदक जीतने वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने प्रोत्साहित करते हुए उन्हें दी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान केरल में आई भीषण बाढ़ को लेकर अपना दर्द व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूरे देशवासी आपदा की इस घड़ी में राज्य के लोगों के साथ खड़े हैं। कल अपने मन की बात कार्यक्रम के 47वें संस्करण के दौरान पीएम मोदी ने केरल को लेकर अपना दर्द बयान करते हुए देशवासियों से केरल के लोगों का दुख बांटने की अपील की ताकि उनकी मुसीबतें कम की जा सकें। राहत और बचाव कार्यों में लगे जी जान से लोगों को नायक करार देते हुए सुरक्षा बलों और एनडीआरएफ के कार्यों की जमकर तारीफ की। मन की बात कार्यक्रम के 47वें अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में आई भीषण बाढ़ पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आपदा में घायल हुए लोगों से जल्द स्वस्थ होने की कामना की और लोगों के जज्बे और अदम्य साहस के बल पर केरल के जल्द ही फिर से उठ खड़े होने का विश्वास भी व्यक्त किया। केरल में भीषण बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। आज इन कठिन परिस्थितियों में पूरा देश केरल के साथ खड़ा है। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनों को गंवाया है। जीवन की जो क्षति हुई है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं शोक संतप्त परिवारों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 125 करोड़ भारतीय दुख की इस घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से केरल के लोगों का दुख बांटने की अपील की है ताकि उनकी मुसीबतें कम की जा सकें। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों के जवान केरल में चल रहे बचाव कार्य के नायक हैं। हम सभी जानते हैं कि सशस्त्र बलों के जवान केरल में चल रहे बचाव कार्य के नायक हैं। उन्होंने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आरएएफ, हर किसी ने राहत और बचाव अभियान में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं एनडीआरएफ के जाबाजों के कठिन परिश्रम का भी विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। संकट के इस क्षण में उन्होंने बहुत ही उत्तम कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास दिलाया कि केरल और अन्य आपदाग्रस्त हिस्सों में पूरा देश संकट की घड़ी में उनके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में अटल जी को याद किया। उन्होंने कहा कि अटल जी एक महान दूरदर्शी और राजनीतिक सुधारक थे जिन्होंने देश की राजनीतिक संस्कृति को बदलते हुए सुशासन की शुरुआत की थी। जी के लिए जिस प्रकार का स्नेह, जो श्रद्धा और जो शोक की भावना पूरे देश में उमड़ पड़ी, वो उनके विशाल व्यक्तित्व को दर्शाती है। अटल जी ने भारत को जो पॉलिटिकल कल्चर दिया, पॉलिटिकल कल्चर में जो बदलाव लाने का प्रयास किया, उसको व्यवस्था के ढांचे में ढालने का प्रयास किया और जिसके कारण भारत को बहुत लाभ हुआ है और आने वाले दिनों में बहुत लाभ होने वाला है, ये भी पक्का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में संस्कृत भाषा में एक श्रोता के साथ संवाद कायम किया। उन्होंने संस्कृत भाषा को देश की आत्मा बताया है। संस्कृत दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषा के महत्व और इसकी महानता का उल्लेख किया। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में संस्कृत में ही एक सवाल का जवाब भी दिया। प्रधानमंत्री महोदय, नमस्काराः। अहं चिन्मयी बेंगलुरुनगरे विजयभारती विद्यालये 10ම कक्षायां पठामि। महोदय, अद्य संस्कृतदिनम् अस्ति।
संस्कृतभाषा सरला इति सर्वे वदन्ति। संस्कृतभाषया वयं बहवः अत्र सम्भाषणम् अपि कुर्मः। अतः संस्कृतस्य महत्त्वविषये भवतः कः अभिप्रायः इति कृपया वदतु। भगिनी चिन्मयी, भवती संस्कृतेन प्रश्नं पृष्टवती। बहु उत्तमम्, बहु उत्तमम्। अहं भवत्याः अभिनन्दनं करोमि। संस्कृत सप्ताहस्य निमित्तं देशवासिनां सर्वेषां कृते मम हार्दिक शुभकामनाः। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने संस्कृत भाषा की शक्ति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा ज्ञान का भंडार है। जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा ज्ञान का भंडार संस्कृत भाषा और उसके साहित्य में है। चाहे वह विज्ञान हो या तंत्र ज्ञान हो, कृषि हो या स्वास्थ्य हो, एस्ट्रोनॉमी हो या आर्किटेक्चर हो, गणित हो या मैनेजमेंट हो, अर्थशास्त्र की बात हो या पर्यावरण की हो। कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने के मंत्र हमारे वेदों में विस्तार से उल्लेख है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें अनंत शब्दों की निर्मिति संभव है। आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें अनंत शब्दों की निर्मिति संभव है। 2000 धातु, 200 प्रत्यय यानी सफिक्स, 22 उपसर्ग यानी प्रेफिक्स और समास से अनगिनत शब्दों की रचना संभव है। और इसलिए किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव या विषय को एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत भाषा को देश की आत्मा बताया और उन्होंने कहा कि यह भाषा हमारी धरती से, हमारी परंपरा से जुड़े होने के कारण इसे समझना बेहद आसान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने भारतीय संस्कृति के साथ ही संस्कृत भाषा के महत्व पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल की बाढ़ की चर्चा करते हुए सेना के जवानों की भी बात की, जो एक एक जिंदगी को बचाने के लिए खुद अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। उन्होंने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और एशियन गेम्स में मेडल लाने वाले लोगों को भी प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल जी का जिक्र करते हुए मानो लखनऊ के मन को छू लिया। मोदी जी ने जो बात कही संस्कृति के बारे में, उन्होंने इस बात को बताने का प्रयास किया कि हम विश्व गुरु थे और आज भी हैं। हमारा जो कल्चर है उस कल्चर को हम ना छोड़ पाए ना छोड़ पाएंगे। जहाँ तक उन्होंने जिस बात का उल्लेख किया केरल की आपदा को लेके, एक पीड़ा केरल की तरफ है, एक पीड़ा हमारे अटल जी के प्रति है, उसको भी छूने का प्रयास किया। दूसरी तरफ उन महिलाओं की तरफ भी उन्होंने वक्तव्य प्रस्तुत किया जो मुस्लिम महिलाएं जो तलाक वाले मुद्दे को भी छूने का प्रयास किया। उन छोटी बेटियों की तरफ भी किया जो रेप का शिकार होती हैं, उनके लिए कैसा सख्त कानून बने। इसलिए मैं मोदी जी के मन की बात से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मोदी जी जो भी हमारे बीच में वक्तव्य रखते हैं, उन्होंने केरल की जो घटनाओं के ऊपर अपनी संवेदना जाहिर की, वो पूरे मतलब अपने देश क्या विदेशों से भी जाहिर हो रही है। लेकिन उसमें जो हमारे सैनिक भाई लोगों का योगदान है वो अविश्वसनीय है और उनकी वजह से हमें ये हमेशा महसूस होता रहता है कि हमारे यहाँ संस्कृति, विश्वास, प्रेम और एक दूसरे के बीच में जो भाईचारा है वो बना हुआ है। इस वक्त देश के जो हालात हैं, केरल में बहुत बड़ी आपदा आई हुई है, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश के युवा इंटरनेशनल लेवल पर भारत माता की जयकार के नारे लगवा रहे हैं और हर दिन कुछ न कुछ मेडल लेकर आ रहे हैं। इससे हमारे देश का नाम विश्व पटल पे जागृत हो रहा है। यही युवाओं को मैसेज देने के लिए योगी जी ने कहा। योगी जी ने इंजीनियर्स डे के लिए भी इस विशेष शुभकामनाएं दी। योगी जी ने, मोदी जी देश के इंजीनियर्स को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारे जो विश्व में जो भी संस्कृति चल रही है उसका सार हिंदुस्तान से ही है। और यहाँ के जो भवन है, अभी कर्नाटक के भवन के बारे में, महाराष्ट्र के भवन के बारे में, मंदिर के बारे में उन्होंने उजागर किया एक विषय, तो ये इंजीनियर्स के लिए एक प्रेरणादायी विषय। ये हमारी संस्कृति जो है संस्कृत से ही तो है। अगर संस्कृत ही नहीं है तो हमारी संस्कृति, और जैसा हम लोग पीछे जाएंगे देखेंगे तो हमारे वेद पुराण सब हैं तो संस्कृत में।
तो ये बहुत अच्छा प्रयास और कदम है मोदी जी का कि संस्कृत को बढ़ाया जाए, हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी, जिससे लोगों को भारत के बारे में जानने का और उसको समझने का अवसर मिलेगा। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के कालारूस इलाके से अलबद्र संगठन के 4 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। ये आतंकवादी हाल ही में अलबद्र में शामिल हुए थे। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि ये आतंकवादी नियंत्रण रेखा पार कर भागने की कोशिश कर रहे थे। दोनों तरफ की गोलीबारी के बाद 4 आतंकवादी पकड़े गए हैं। पकड़े गए आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। बौद्ध कॉन्क्लेव के अवसर पर विदेशी प्रतिनिधियों ने सारनाथ का भ्रमण किया और उनको इस ऐतिहासिक महत्व के स्थान की जानकारी दी गई। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि कॉन्क्लेव में आए विदेशी पर्यटकों का बौद्ध परिपथ में भ्रमण पर आना काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बौद्ध परिपथ के विकास के लिए काम करेंगे, जिससे बुद्ध के अनुयायी भारत आकर उन स्थलों का भ्रमण कर सकें। 30 देशों के 200 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया और उनके महत्व को समझा। देश का बहुत ही अनूठा त्यौहार है जो भाई बहन का है, और मैं सोचती हूँ विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें भाई बहन के लिए कोई त्यौहार हो, पर भारतीय परंपरा संस्कृति में है। उसकी शुभकामनाएं हैं। और आज का दिन शुभ इसलिए भी है क्योंकि आज यहाँ पर 30 देशों से 200 बौद्ध विद्वान आ रहे हैं। बौद्ध कॉन्क्लेव होता रहता है प्रतिवर्ष। ये उनका 6वां कॉन्क्लेव हुआ तो महाराष्ट्र में था। वो महाराष्ट्र से बिहार और बिहार से वो वाराणसी आए हैं। और वाराणसी की धरती जो कि विश्व की सबसे पुरातन संस्कृतियों की द्योतक है, इसमें न केवल प्रवासी भारतीयों का यहाँ सम्मेलन होना है पहली बार उत्तर प्रदेश में, बट साथ ही हमारा जो आने वाला 6 माह है उसके अंदर कुंभ होने जा रहा है इलाहाबाद में, तो उसकी भी बृहद तैयारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। कौशाम्बी जनपद में 2012-13 में फर्जी अंक पत्र लगाकर अध्यापक की नौकरी हासिल करने वाले 23 शिक्षकों को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बर्खास्त कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी इन अध्यापकों को निकाला नहीं जा सका। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 4 जुलाई 2017 को इनके कागजों का सत्यापन कराकर 23 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। 2012 और 13 में जो भर्तियाँ हुई थी जिले में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए, तो 2012 के 3 शिक्षक और 2013 के 20 शिक्षकों के जो टीटी प्रमाण पत्र हैं वो सत्यापन में फर्जी पाए गए हैं और उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने के आधार पर इनको बर्खास्त किया गया है और संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने हैं तो सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सोनभद्र में रक्षाबंधन के अवसर पर जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह और मुख्य विकास अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से राखी बंधवाई और उनके स्वावलंबन का संकल्प दोहराया। कलेक्ट्रेट में आयोजित स्वयं सहायता समूह की 101 महिलाओं ने अपने हाथों से निर्मित राखियां बांधकर और मिठाई खिलाकर जिलाधिकारी का अभिनंदन किया। जिलाधिकारी ने सभी महिलाओं को एक सिलाई मशीन दी, जिससे ये महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बन सकें। जनपद कानपुर नगर में कोटेदारों ने राशन उपभोक्ताओं के आधार नंबरों में हेराफेरी कर गरीब जनता के हक का 2322 कुंतल राशन हड़प लिया है। प्रक्रिया ऑनलाइन होने से मामला उच्च अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया। जिलाधिकारी ने ऐसे 42 कोटेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि एक ही आधार कार्ड का प्रयोग करके अलग अलग राशन कार्डों से खाद्यान्न की निकासी की जा रही थी। इन मामलों में जब जांच की गई तो मामला पकड़ में आया। कोटेदारों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। एक ही आधार का प्रयोग करके अलग अलग राशन कार्डों से खाद्यान्न की निकासी की जा रही है। तो उसमें यहाँ कानपुर में भी 17 आधार कार्डों का प्रयोग करके 9000 से अधिक कार्डों के सापेक्ष खाद्यान्न की निकासी की गई। तो इसमें जिला पूर्ति अधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई और उन्होंने एक जांच करी। जांच में पाया गया कि इस बात की पुष्टि हुई कि ऐसा किया गया है और उसी जांच के आधार पर 42 कोटेदारों के खिलाफ एफआईआर कराई गई है और उसमें आगे जो जांच बढ़ेगी और एक विभागीय कार्रवाई भी कराएंगे और उसमें यदि
इस बात की पुष्टि होती है जो प्राथमिक जांच की, तो उसमें उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई और अन्य कार्रवाई भी कराई जाएगी। कल बरेली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कलश यात्रा को सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। जिन रास्तों से होकर अटल जी की अस्थि कलश यात्रा गुजरी, उस रास्ते पर लोगों ने श्रद्धा सुमन और पुष्पार्चन किया। अस्थि कलश रामगंगा नदी में विसर्जित किए गए, जहां केंद्रीय मंत्री समेत प्रदेश के मंत्री और नेता उपस्थित रहे। वास्तव में अटल जी का जो नेतृत्व देश को मिला वो अपने आप में एक विशेष है और राष्ट्र पुरुष देश में कम होते हैं। अटल जी उनमें से एक हैं और अब लोगों की समझ में आ रहा है कि देश की जनता का उनसे कितना प्रेम था। हम कल रात शाम से यात्रा के साथ हैं और वास्तव में ऐसे खराब मौसम के बाद भी जिस प्रकार के लोग आ रहे हैं, जिसका दृश्य आप यहाँ पर स्वयं देख रहे हैं, तो वास्तव में उन्होंने देश को जो नेतृत्व दिया, प्रधानमंत्री के रूप में जो देश के लिए काम किए, सब निश्चित रूप से अविस्मरणीय है और हम उनसे प्रेरणा लें और कैसे राजनीति करी जाए इसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अब बात करते हैं उज्ज्वला योजना की। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना ने गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर उनकी जिंदगी बदल दी है। सुल्तानपुर जनपद में 1.5 लाख निर्धन परिवारों को उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 84,950 परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। छूटे हुए लोगों की फीडिंग की जा रही है, जिससे गांधी जयंती के अवसर तक हर गरीब परिवार को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सके। मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी जलाकर खाना पकाने के दिन बीत गए हैं। अब गरीब महिलाएं भी गैस पर भोजन पका रही हैं। पच्चीस साल हो गया, मतलब खाना बनाते हैं। हमारे जब से शादी हुई और इससे बहुत दिक्कत होती थी हमको। समय पे खाना वाना भी नहीं दे पाते थे और बच्चों के भी, और बहुत सारी धुआं और बहुत दिक्कत होती थी। नरेंद्र मोदी की योजना से हमको बहुत लाभ मिला, इससे गैस मिली और बहुत खुशी हुई। इससे समय पे बच्चों को खाना पीना सब कुछ दे पाते हैं। कोई मेहमान भी आ गया तो बहुत दिक्कत होती थी चाय पानी देने लेने के लिए। 40-50 साल हो गया जब से हम समझने लगे, मतलब जब से चूल्हा जलाने लगे, तब से खाना बनाने लगे, तब से चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। चूल्हे पर खाना बनाने सारे घर में ये धुआं फैलता था, बच्चे बीमार होते थे और जैसे कोई सांस का मरीज है उसको ज़्यादा तकलीफ होती थी। जब से ये उज्ज्वला योजना हुई तब से हम लोगों को गैस पे आसान हो गया। गैस आया जब तो खाना बनने लगा, बच्चों को टिफ़िन भी टाइम से मिल जाता है, नहीं तो टिफ़िन की टाइम से नहीं दे पाते थे। प्रधानमंत्री में मतलब योजना के मतलब खाना बनावा चूल्हा पर, उनका हमका बहुत खुशी है कि देते हैं। चूल्हा पर बनावत रहे हमारे पेटे में पथरी वथरी हो रही है, हमेशा तो बहुत परेशानी है। तो अब मिलत है, आज मिल जाए तो ले जाए तो खाना बनाओ। गैस। कन्नौज में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना ने गरीब परिवारों को दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी है। योजना के न होने पर गरीब परिवार मुफलिसी का जीवन जी रहे थे, लेकिन सरकार की पहल पर शुरू हुई योजनाओं ने गरीबों का जीवन स्तर बदल कर रख दिया है। कन्नौज जिले के बहसार और सदैहा गांव में रहने वाले गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का मकान, उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन, मुफ्त शौचालय और सौभाग्य योजना से बिजली कनेक्शन मिलने से उनकी मुश्किलों को खत्म कर दिया है। तिरवा विकासखंड में रहने वाली 75 साल की बुजुर्ग महिला को योजनाओं से लाभ ऐसा मिला कि वो अब प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद दे रही है। बुजुर्ग महिला की माने तो एक समय में झोपड़ी में छप्पर डालकर गुजर बसर बहुत मुश्किल हुआ करता था, लेकिन सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का मकान, शौचालय और गैस कनेक्शन देकर उनकी मुसीबतों को खत्म कर दिया है। कच्ची दीवारें थी, छप्पर धरे थे साहब, उसे ना अपना आटा गल्ला गुजारा करते थे साहब। बाल बच्चे जब छाता लगा के आटा चून जाते साहब, 2 किलोमीटर लेटरिंग जाते थे।
और अब जैसे बन गया है मकान थोड़ा बहुत तो अच्छा रहने लगे हैं, और शौचालय मिल गए तो शौचालय मिल जाते हैं, और गैस मिल गई तो गैस में खाना पका लेते हैं। किसानों के लिए सिंचाई की बड़ी समस्या का हल बनी है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। किसानों की स्थिति और उनकी आय बढ़ाने की योजना का असर दिखने लगा है। प्रदेश के बरेली जिले में कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए आधुनिक यंत्र कम दामों में मिल रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। किसानों की स्थिति में सुधार और उनकी आय बढ़ाने की योजनाएं असर दिखाने लगी हैं। इसी दिशा में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए आधुनिक यंत्र कम दामों में मिल रहे हैं, जिससे वे खासे उत्साहित हैं। योजना के तहत किसानों को 90% सरकारी अनुदान पर पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम मिल रहा है, जिससे वे कम समय में खेतों की बेहतर सिंचाई कर पा रहे हैं। मेरा 10% मेरा रहा था 2519 रुपए, और जिसमें गवर्नमेंट ने जो मुझे अनुदान दिया था 90% वो मुझे मिला था। ये टोटल सिस्टम पड़ा था 25,186 रुपए का 1 हेक्टर के लिए। और इससे मुझे इतना बेनिफिट होता है, जो कि मेरे धान की फसल लगी हुई है। इसमें मैं पहले जब ये धान की फसल करता था तो मुझे इसमें 1 से 1.5 दिन लगता था इसे पूरा भरने में। अब मैं इससे जब भराई करता हूँ तो मेरा 5 से 6 घंटे में ये प्रॉपर पूर्णतः तरीके से भर जाता है। नई तकनीक से सिंचाई करने से किसानों की लागत में कमी आ रही है। पहले खर्चीले तरीकों से सिंचाई करना किसानों के लिए बड़ी चुनौती साबित होता था। योजना के तहत किसानों को रेन गन भी मिल रही है, जिसकी कीमत का बड़ा हिस्सा सरकार वहन करती है। किसान राजीव कुमार ने अपनी बैगन की फसल में रेन गन लगाई है, जिससे उनका काम काफी आसान हो गया है। ये रेनगन विधि से मोदी जी का सपना भी पूरा हो जाएगा। किसान की मतलब आय दुगनी करने के बारे में सोच रहे हैं। इसे मतलब लागत कम हो जाएगी और मतलब फायदा दुगना हो जाएगा। भराई मतलब इससे पैदावार भी बढ़ती है। मतलब जितनी चाहे उतनी पानी लगा सकते हैं। जो एक साथ पानी लगाएंगे तो मतलब उसमें कहीं ज्यादा कहीं कम, इसमें जितना लगाएंगे इतने टाइम में इतना भरना है तो उतना ही भरा जाएगा इसमें। सिंचाई के आधुनिक तकनीकों और उपकरणों से फसल को जितनी जरूरत है उतने ही पानी का इस्तेमाल होता है। सिंचाई की बेहतर विधियों से न सिर्फ पैदावार अच्छी हो रही है, बल्कि किसानों की आय दोगुनी करने का सपना साकार हो रहा है। बरेली जिले में अब तक 300 किसान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ ले चुके हैं और 647 किसान इसके तहत आवेदन कर चुके हैं। प्रदेश के कई जिले इस वक्त भीषण बारिश से बदहाल हैं। राज्य में पिछले 36 घंटों में बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 18 लोगों की जान गई है। भारी वर्षा से राज्य के पश्चिमी इलाकों में रेल और सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बाढ़ग्रस्त लखीमपुर, गोंडा, फैजाबाद, बाराबंकी, सीतापुर, बस्ती और मऊ जिलों में लगभग 250 गांवों में काफी नुकसान हुआ है। बिजनौर के नजीमाबाद तहसील और उत्तराखंड के कोटवार को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 119 पर बनी पुल संपर्क सड़क अचानक आई बाढ़ में बह गई। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में साइना नेहवाल का सामना दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ताई जू यिंग से होगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची आमने सामने होंगी। एथलेटिक्स के मेडल इवेंट में पुरुषों की भाला फेंक में नीरज चोपड़ा पर भारतीय उम्मीदें टिकी होंगी। वहीं महिलाओं की 3000 मीटर स्टेपल चेज में सुधा सिंह पर सबकी नजरें रहेंगी। 18वें एशियाई गेमों में कल भारतीय टीम ने 3 रजत पदक हासिल किए। महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में हिमा दास, पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में मोहम्मद अनस ने रजत पदक जीता, तो वहीं महिलाओं की 100 मीटर फर्राटा दौड़ में दूती चंद ने रजत पदक जीता। वो 0.02 सेकंड से स्वर्ण पदक। 18वें एशियाई खेलों में भारतीय एथलीटों ने पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। भारत की हिमा दास ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। हिमा ने जीबीके मेन स्टेडियम में आयोजित फाइनल में 50.79 सेकंड के समय के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं इस स्पर्धा में भारत की एक अन्य एथलीट निर्मला ने चौथा स्थान हासिल किया। वहीं पुरुषों में मोहम्मद अनस ने 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने में कामयाबी पाई। अनस ने 45.69 सेकंड में दूरी तय करते हुए दूसरे स्थान पर कब्जा जमाया।
कतर के अब्दाले हसन ने 44.89 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारत के एक और धावक राजीव ने 45.84 सेकंड के साथ चौथा स्थान हासिल किया। ने जीता। जापान की टीम ने 82.40 सेकंड का समय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाली हिमा दास को बधाई देते हुए ट्वीट किया और कहा कि उनके प्रदर्शन से पूरा देश बहुत ही खुश है। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे प्रशंसित एथलीटों में से एक हिमा दास ने महिलाओं की 400 मीटर फाइनल में रजत पदक जीता। पूरा देश उनके प्रदर्शन से खुश है। उनको बधाई और भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। दूती चंद के 100 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने पर खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय एथलीटों के लिए यादगार दिन, शानदार रेस। महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में दूती चंद ने 11.32 सेकंड का समय निकालकर रजत पदक जीता। चैंपियन खिलाड़ी का शानदार प्रदर्शन। और अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है। कल लखनऊ में तापमान 29.6, गोरखपुर में 33.7, वाराणसी का 30, इलाहाबाद का 32.1, बरेली का 27.6, झांसी का 32.9, कानपुर का 31 और मेरठ का 33 डिग्री सेल्सियस रहा। लोगों के दर्द को बताया देश का दर्द। कहा आपदा के समय में पूरा देश खड़ा है उनके साथ। बौद्ध कॉन्क्लेव में आए विदेशी प्रतिनिधियों ने प्रदेश के बौद्ध स्थलों का किया दौरा। पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कहा, यह है हमारे लिए गौरव की बात। कानपुर नगर में आधार नंबरों में हेराफेरी कर गरीबों का हक हड़पने वाले कोटेदारों के खिलाफ जिलाधिकारी ने जांच के बाद दर्ज कराया मुकदमा। और एशियाई खेलों में लगातार पदक जीतने वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने प्रोत्साहित करते हुए उन्हें दी हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।